वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई तमिल तेलुगु की एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 11, जिसमें नवीन चंद्रन भाई साहब लीडिंग रोल पर है। आजकल नवीन चंद्रन भाई साहब की 3 मूवीज आई है, 28 डिग्री सेल्सियस, ब्लाइंड स्पॉट और ये 11। ये 3 भी जबरदस्त मूवीज है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि 28 डिग्री सेल्सियस से भी अच्छी स्टोरी ब्लाइंड स्पॉट की है, ब्लाइंड स्पॉट से भी अच्छी स्टोरी इस 11 की है। सो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आधी रात को एक अनजान बंदा किसी बंदे को मार के किसी जगह पर लाकर पेट्रोल डाल के जला देता है। दूसरे सीन में एक फाइनेंस कंपनी को दिखाया जाता है। उसी वक्त कुछ चोर वहां पर आकर सारे गहने और पैसों को चुरा ले जाते हैं। इसी दरमियान में वहां का सिक्योरिटी गार्ड इन गुंडों से फाइट करने की कोशिश करने लगता है। ऑफ कोर्स उन गुंडों के पास गन होती है, बेचारे उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो अरविंद को दिखाया जाता है, जो एक पुलिस वाला होता है। उस रॉबरी का केस अरविंद को मिलने पर अरविंद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। शॉकिंगली दूसरे ही दिन अरविंद उन सारे चोरों को फाइंड आउट करके इनको गिरफ्तार कर लेता है। एक्चुअली बात यह है कि अरविंद ऑलरेडी इस रॉबरी केसेस को फॉलो करते आ रहा है। अरविंद को ये बात पता चली कि वो चोर सिर्फ फाइनेंस कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं। अरविंद एक एरिया के फाइनेंस कंपनीज पर जाकर गहनों के अंदर जीपीएस ट्रैकर फिक्स करवा दिया। तो इस तरह से फाइनली ये चोर पकड़े जाते हैं। ये होने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर अरविंद को एक और केस सौंपने लगता है, एक नार्कोटिक केस। दूसरे सीन में रंजीत नाम के एक और पुलिस वाले को दिखाया जाता है। बात यह है कि शहर के काफी सारी जगहों पर एक बंदा लोगों को जलाकर मार रहा है, जैसा मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ऑलमोस्ट 5 या 6 मर्डर्स हो चुके होते हैं इसी पैटर्न में। सो रंजीत का हायर ऑफिसर रंजीत को एक केस सौंपने लगता है कि तुम फटाफट से इस केस को सॉल्व करो। एक्चुअली रंजीत जब इस केस को टेकअप कर रहा होता है उस वक्त 2 ही मर्डर्स हुए होते हैं। केस को टेकअप करने के बाद और भी काफी सारे मर्डर्स होने लगते हैं, लेकिन क्राइम स्पॉट पर रंजीत को एक भी क्लू नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये केस आगे ही नहीं बढ़ता। मर्डर्स 2 से 3 होते हैं, 3 से 4 होते हैं। किलर का मारने का पैटर्न सेम ही होता है, मतलब गन से पहले विक्टिम्स के माथे पर गोली मार देता है, उनको टॉर्चर नहीं किया होता। उसके बाद शहर के सुनसान जगह पर लाकर बॉडी को जला देता है। रंजीत इवन विक्टिम्स के बारे में भी पता नहीं कर पाता और ना ही आसपास के एरियाज में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई। दूसरी तरफ अरविंद उस नार्कोटिक केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहता है। इसको कुछ लीड्स, कुछ सस्पेक्ट्स मिलते हैं। फाइनली अरविंद उस ड्रग के गैंग को पकड़ ही लेता है। केसेस को लगातार सॉल्व करने की वजह से इसका हायर ऑफिसर इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ बेचारे रंजीत की फटी पड़ी होती है। इसी दरमियान में एक दिन रंजीत को किसी के साइड से कॉल आने पर रंजीत अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर जाने लगता है। तभी सडनली इसकी गाड़ी का बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। रंजीत तो नहीं मरता, लेकिन इसके सर को जबरदस्त चोट आने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है इसकी। उसके बाद अरविंद का हायर ऑफिसर वही कमिश्नर अरविंद को बुलाकर वो सीरियल किलिंग का केस सौंपने लगता है। कमिश्नर कहने लगता है कि मुझे ऊपर से बहुत ही प्रेशर आ रहे हैं और ऊपर से मीडिया वाले, तुम जानते हो ना, अगर हमारा डिपार्टमेंट एक केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस सीबीआई के हाथों में चला जाएगा। इस तरह से केस की फाइल देते हुए एसआई मनोहर को भी एज ए असिस्टेंट की तरह अरविंद के साथ ज्वाइन करवा देता है। पहले अरविंद मनोहर से कहने लगता है कि मनोहर, मैं वो सारे क्राइम स्पॉट को देखना चाहता हूँ। इस तरह से अरविंद और मनोहर उन सारे क्राइम स्पॉट पर जाकर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मतलब अब तक 6 मर्डर्स हो चुके होते हैं, सेम पैटर्न, लेकिन नो क्लू। इवन क्राइम स्पॉट के पास बाल भी नहीं मिला। उसके बाद जब ये दोनों वापस स्टेशन पर जा रहे होते हैं तो मनोहर के घर से मनोहर को कॉल आता है। मनोहर कहने लगता है कि मैं आधे घंटे में वहाँ पर रहूँगा। अरविंद मनोहर की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने पर मनोहर कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले मनोहर की बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई। इसका एक बेटा है, एक औरत इसकी देखरेख करती है। मनोहर अपने बच्चे को खाना खिलाने पर ही वो बच्चा खाना खाता है। खैर दूसरे दिन जब अरविंद अपने स्टेशन पर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट मांगने लगता है किसी से। अरविंद को देखकर एक लड़की अरविंद के पास आकर रुकती है इसको लिफ्ट देने के लिए। इस लड़की को देखकर अरविंद शॉक में रह जाता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। इस लड़की का नाम होता है सैन। 8 महीने पहले सैन एक रेस्टोरेंट पर गई थी एक लड़के को देखने के लिए, जिसके माँ बाप ने सेट किया होता है। सैन की माँ सैन को फोन करके कहने लगती है कि लड़का ग्रे शर्ट पहनकर आएगा। सो उसी रेस्टोरेंट में अरविंद ग्रे कलर का शर्ट पहनकर बैठा होता है। सैन सोचने लगती है कि अरविंद ही वो लड़का है। अरविंद को देखते ही फ्लैट हो जाती है, लेकिन वो लड़का अरविंद नहीं होता, जिसके बावजूद भी सैन अरविंद को प्रपोज करने लगती है।
फिलहाल अरविंद किसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया होता है। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। तब जाके इस सैन को ये बात पता चलती है कि अरविंद एक पुलिस वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सैन अरविंद से प्यार करने लगती है, इसको फॉलो करने लगती है। अरविंद हर वक्त इस सैन को इग्नोर करते रहता है। अब प्रेजेंट डे पर अरविंद इस सैन की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं होता, लेकिन लेट होने की वजह से सैन से लिफ्ट ले ही लेता है। उसके बाद अरविंद और मनोहर रंजित को देखने के लिए हॉस्पिटल पर जाते हैं। पता चलता है कि अभी भी इसकी हालत कुछ सुधरी नहीं, अभी भी कोमा में है, पता नहीं कब होश में आएगा। उसी रात वो सीरियल किलर मास्क पहनकर एक और बंदे को किडनैप कर लेता है। एक्चुअली इस किलर के पास एक बहुत ही पुरानी मॉडल की कार होती है। सुबह होने के बाद अरविंद को ऐसी एक डेड बॉडी की खबर मिलने पर अरविंद क्राइम स्पॉट पर जाता है। सेम पैटर्न लेकिन नो क्लूज। उसके बाद जब अरविंद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है, लेकिन डॉक्टर इस बार अरविंद को एक छोटी सी प्लेट दिखाने लगता है। मतलब मरने वाला मेल है, उम्र होगी तकरीबन 30 साल और इसके पैर पर एक छोटी सी सर्जरी हुई होती है, जिसकी वजह से इसके पैर पर एक छोटी सी प्लेट पाई गई। इस प्लेट के ऊपर एक छोटा सा सीरियल नंबर होता है, इसके जरिए से आप इसके डिटेल्स पता कर सकते हो। अरविंद एक एक्सपर्ट के पास जाकर यही प्लेट दिखाते हुए इसके सारे डिटेल्स पूछने लगता है। मतलब इन 4-5 महीनों में किस किस के पैरों पर सर्जरी हुई, उन सारे डिटेल्स पूछने लगता है। वो डॉक्टर कहने लगता है ठीक है, मैं कल तक वो सारी लिस्ट आपको दे दूंगा। जब अरविंद वहाँ से जा रहा होता है तो उसी हॉस्पिटल में मनोहर नजर आता है। किसी डॉक्टर से मिलकर वो वापस अपने घर पर जा रहा होता है। सो मनोहर के बारे में पूछने के लिए अरविंद उस डॉक्टर से मुलाकात करता है। उसी वक्त पहले तो ये डॉक्टर मनोहर के बारे में नहीं बताता, लेकिन बाद में कहने लगता है कि मनोहर को एक रेयर किस्म की दिल की बीमारी है और मनोहर ये बात किसी से भी शेयर नहीं की। दूसरे दिन अरविंद को वो लिस्ट मिलती है जिन जिन लोगों ने रिसेंटली अपने पैरों पर सर्जरी करवाई। इस पूरे लिस्ट में अरविंद कुछ लोगों को फिल्टर आउट करता है। मतलब जिन जिन लोगों की उम्र 30 साल होगी और इसी तरह से जो बंदा मेल होगा, ऐसे लोग फिल्टर करने के बाद टोटली 7 लोग निकल कर आते हैं। सो अरविंद और मनोहर एक एक बंदे के पास जाकर उनके डिटेल्स वगैरह पूछते रहते हैं। फाइनली सुधाकर नाम के एक बंदे के घर पर जाता है। लिस्ट में यही लास्ट बंदा होता है। सुधाकर का फादर पैरालाइज हो चुका होता है। सो सुधाकर घर के पास ही रहकर छोटी मोटी जॉब करते हुए अपने फादर की सेवा करते रहता है। अरविंद सुधाकर से उस प्लेट के बारे में पूछने पर सुधाकर कहने लगता है, हाँ सर, रिसेंटली मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर पर एक छोटी सी सर्जरी हुई। इस तरह से अपने सर्जरी के पैर को भी दिखाने लगता है। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद सुधाकर से पानी मांगने लगते हैं। जब सुधाकर पानी लाने के लिए अंदर जाता है तो अरविंद बस ऐसे ही सुधाकर के घर को देखते रहता है। सुधाकर ये चीज ऑब्जर्व करके फटाफट से अरविंद को पानी लाकर देता है। सुधाकर को देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है। उसके बाद उसी वक्त सैन अरविंद को फोन करके एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है। एक जरूरी बात करनी है। पहले तो अरविंद मना करने लगता है, लेकिन सैन जब रिक्वेस्ट करती है तो अरविंद सैन से मुलाकात करने के लिए जाता है। सैन अरविंद को रिंग देते हुए प्रपोज करने लगती है कि आप मुझसे शादी करोगे, लेकिन अरविंद ठुकराने लगता है, जिसकी वजह से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन अरविंद को एक और बंदे की मरने की खबर मिलती है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। मतलब अब तक वो सीरियल किलर लोगों को मार के शहर के बाहर लाकर जलाने लगा, लेकिन इस बंदे की डेड बॉडी को शहर के अंदर ही जला चुका होता है। अरविंद के साथ साथ वहाँ का एक लोकल पुलिस वाला भी आता है। एक कांस्टेबल से अरविंद को एक बात पता चलती है, वो ये कि कल एक पागल भिखारी बंदा स्टेशन पर आकर पुलिस वालों को कुछ बोलने लगा। मतलब पूरी बात नहीं बताता, बस यही कहते रहता है कि एक मास्क वाला बंदा था, एक लड़की थी, वो लड़की जा रही थी, उस लड़की के पास एक गाड़ी आई। इस तरह से वहाँ का इंस्पेक्टर इस भिखारी की बातों को ना सुनते हुए उसको वहाँ से भगा देता है। सो फिलहाल अरविंद उसी भिखारी के पास जाकर कल तुमने क्या देखा वो पूछने लगता है। कल रात एक बस के जरिए से एक लड़की अपने घर पर जा रही थी। मतलब वो लड़की किसी जगह पर उतर गई। पैदल जाते समय एक मास्क वाला बंदा गाड़ी में वहाँ पर आकर इस लड़की को बेहोश करके वहाँ से ले गया। मतलब आज सुबह जो लाश मिली वो लड़के की नहीं बल्कि एक लड़की की है। ये भिखारी अरविंद से ये भी कहने लगता है कि हर रोज वो लड़की अपनी स्कूटी लेकर इसी रास्ते से गुजर रही थी। अरविंद मनोहर से कहने लगता है कि वो लड़की हर रोज अपनी स्कूटी के जरिए से ऑफिस जाकर घर आया करती है, लेकिन कल रात अपने बाइक के जरिए से क्यों नहीं गई, जिसका मतलब उसकी बाइक रिपेयर हुई होगी। इस तरह से आसपास के मैकेनिक दुकानों पर जाकर पूछताछ करने पर एक बंदा कहने लगता है, हाँ सर, एक लड़की 2 दिन पहले अपनी बाइक यहाँ पर रखकर चली गई। गाड़ी में चेक करने पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। पता चलता है इस लड़की का नाम मीरा है। सो ये दोनों मीरा के घर पर जाने पर शॉकिंगली मीरा जिंदा ही होती है। कांस्टेबल इस मीरा को देखकर पहचानने लगता है
अरे कल तुम ही हमारे पुलिस स्टेशन पर आई थी ना। मतलब कल जब पुलिस वाले उस भिखारी को बाहर भगा दिया, उसी पुलिस स्टेशन के बाहर मीरा होती है अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन वो कांस्टेबल इसके केस को नहीं लेता, डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। अरविंद पूछने लगता है कि फ्राइडे की नाइट आप कहाँ पर थी। मीरा कहने लगती है कि सर मैं घर पर ही हूँ, मेरे पेरेंट्स दूसरे गांव पर गए हैं इसीलिए। उसके बाद मनोहर मीरा की घर की तलाशी लेने पर कोई चीज को देखकर एक शॉक में रह जाता है। फटाफट से अरविंद को बुलाता है। अरविंद भी उस कमरे की कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। बात यह है कि मीरा अकेली नहीं है, जुड़वा है ये। उसी दीवार पर एक और स्कूल की फोटो भी होती है। स्कूल का नाम होता है ट्विन बर्ड्स और इस स्कूल के एक क्लास के अंदर सारे लोग ट्विंस ही होते हैं। उसके बाद अरविंद उस सुधाकर को इंट्रोगेशन पर बुलाता है। शॉकिंग बात यह है कि इस सुधाकर का भी एक जुड़वा भाई होता है। सो अरविंद सुधाकर से पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। सुधाकर कहने लगता है कि सर मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है, मेरा भाई का नाम सुधाकर है जो मेरा जुड़वा भाई है। 4 दिन पहले सुधाकर ने मुझे मैसेज किया कि घर आने में मुझे लेट होगा, तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद भी सुधाकर अपने घर नहीं आया, जिसकी वजह से सुरेंद्र सुधाकर को फोन करने पर उसका फोन स्विच ऑफ रहा। उसके बाद एक अननोन नंबर से सुरेंद्र को फोन आने लगा। मतलब वो एक वीडियो कॉल होता है। एक मास्क वाला बंदा सुधाकर को अपने कब्जे में लेकर टॉर्चर कर रहा होता है। सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमको तुम्हारा भाई जिंदा चाहिए, मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही करो। सेम मीरा की बहन के साथ भी ऐसा ही होता है। मतलब यहाँ पर मरने वाली मीरा होती है। मीरा की बहन पुलिस के पास गई थी इसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन वो मास्क वाला बंदा मीरा की बहन पर नजर रखे होता है। इसीलिए मीरा की बहन कांस्टेबल को देखकर झूठ बोलने लगी कि मेरा कुत्ता मिस हो गया। उसके बाद वो मास्क वाला बंदा इन दोनों को किसी सुनसान जगह पर बुलाता है और उसी एक कमरे में एक बंदा होता है। मास्क वाला बंदा वीडियो कॉल करके इन दोनों से कहने लगता है कि पासी की गन लेकर इसको मार दो, तभी तुम्हारा भाई या बहन जिंदा घर लौटेंगी। मतलब जिस बंदे को ये दोनों मारने वाले होते हैं उसके चेहरे पर भी मास्क होता है। सो अपने भाई और बहन को बचाने के लिए ये दोनों गन लेकर उस मास्क वाले बंदे को मार देते हैं। दूसरे दिन सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक वीडियो मैसेज आता है। उसमें इन दोनों का कारनामा रिकॉर्ड हो चुका होता है। भाई एक बंदे को मार दिया। शॉकिंगली वो बंदा और कोई नहीं, इनके खुद के भाई और बहन होते हैं। मतलब सुरेंद्र ने सुधाकर को मार दिया और मीरा की बहन ने मीरा को मार दिया। सो ये वीडियो देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। अब ये दोनों पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। उसके बाद अरविंद सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक साथ बुलाता है। कहने लगता है कि वो मास्क वाला बंदा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी करके तुम दोनों को दिखाकर तुम्हारे ही हाथों से अपने भाई बहन को मरवा दिया। खैर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हैं, मतलब क्लासमेट्स होते हैं ये दोनों। सुरेंद्र इस लड़की को देखकर पहचान लेता है, अरे तुम तो तारा हो ना। बाद में अरविंद इन दोनों को स्कूल की वो फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि आपको किसी पर शक है। तो ये दोनों शॉकिंगली एक ही साथ बेंजामिन नाम के एक लड़के का नाम लेते हैं। उसके बाद अरविंद तारा के फोन में उस सैन की फोटो देखता है, वही कुछ दिनों पहले अरविंद को प्रपोज किया था ना। इसके बारे में पूछने पर तारा कहने लगती है, हाँ सर ये मेरी फ्रेंड है संजना, रिसेंटली हम दोनों मॉल में मिले थे। मनोहर सुरेंद्र से पूछने लगता है कि सर्जरी तो सुधाकर के पैर को हुई थी ना, तो तुम्हारा पैर जख्मी कैसे हुआ। सुरेंद्र कहने लगता है कि सर सुधाकर के पैर को जख्मी देखकर मैंने भी अपने पैर पर जख्म कर लिया। उसके बाद अरविंद और मनोहर उस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस से मिलने के लिए जाते हैं। केस के सारे डिटेल्स बताने लगते हैं कि एक सीरियल किलर सिर्फ ट्विंस को ही मार रहा है और अब तक जो लोग मरे वो एक ही स्कूल एक ही क्लास के थे। शॉकिंगली हत्यारा भी इन्हीं में से एक है। यह सुनते ही वो हेडमिस भी बेंजामिन का नाम लेती है। ये हेडमिस अपने स्कूल के बारे में इन दोनों को सुनाने लगती है कि 26 साल पहले ये हेडमिस और इसका हस्बैंड एक स्कूल को स्टार्ट किया। देखते देखते एक साल इनके स्कूल में 6 ट्विंस ज्वाइन हुए। उस टाइम ये खबर बहुत ही वायरल हो गई थी कि एक ही स्कूल में 6 ट्विंस है। हेडमिस का हस्बैंड इसी मौके का फायदा उठाया। इस बंदे ने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट किया, वो ये कि जिन लोगों के बच्चे ट्विंस होते हैं वो लोग सिर्फ एक ही बच्चे की फी पे करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर काफी सारे पेरेंट्स अपने ट्विंस बच्चों को इस स्कूल में दाखिला करवाने लगे। इनकी छोटी स्कूल बहुत ही बड़ी बन गई और स्कूल का नाम भी चेंज करके ट्विन बर्ड्स रख दिया। उसके बाद एक दिन ये हेडमिस और उसका हस्बैंड एक चेस टूर्नामेंट पर गए। वहीं पर इन दोनों ने बेंजामिन को देखा। बेंजामिन ही उस टूर्नामेंट का विनर था। बेंजामिन का एक जुड़वा भाई भी होता है फ्रांसिस, लेकिन फ्रांसिस इतना शातिर नहीं होता।
मतलब इसका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। तो हेडमिस और उसके हस्बैंड ने ये सोच लिया कि अगर ये दोनों हमारे स्कूल में ज्वाइन हो जाएंगे तो बेंजामिन के चेस टैलेंट की वजह से हमारा स्कूल का नाम और रोशन हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों बेंजामिन के घर के पास गए। शॉकिंगली ये दोनों अनाथ होते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और इसी तरह अपनी पढ़ाई भी। सो ये दोनों बेंजामिन और फ्रांसिस को अपने स्कूल में ऑफर दिया, अपने स्कूल में ही रहते हुए वहीं पर पढ़ाई करो। तो ये दोनों बहुत खुश होकर हॉस्टल में ही अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सो दूसरे दिन हेडमिस बेंजामिन और फ्रांसिस को अपने स्कूल में एडमिशन करवाती है, बाकी स्टूडेंट्स को भी इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। इस स्कूल में बेंजामिन और फ्रांसिस की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। बेंजामिन ऑलरेडी इंटेलिजेंट होता ही है, इसके साथ साथ फ्रांसिस भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करने लगता है अपनी पढ़ाई में। हर टीचर बाकी स्टूडेंट्स को इन दोनों का एग्जाम्पल्स देते रहते हैं और इसी तरह बेंजामिन हर चेस कंपटीशन में जीतने लगा, स्कूल का नाम भी ग्रो होने लगा। अब इन दोनों की ग्रोथ को लेकर बाकी स्टूडेंट्स ईर्ष्या करने लगे। देखते ही देखते क्लास वाले फ्रांसिस को चिढ़ाने लगे। बेंजामिन हमेशा फ्रांसिस की प्रोटेक्शन में रहता है। बेंजामिन ने अपने क्लासमेट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से मारा पीटा। हेडमिस ने सारे लोगों को पनिशमेंट दिया, बेंजामिन को भी। खैर ये सब कुछ होने के बाद कुछ दिनों के बाद चेस टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है, जिसकी वजह से बेंजामिन को हेडमिस प्रैक्टिस करवाती रहती है। शॉकिंगली हर गेम में बेंजामिन हारते रहता है। हेडमिस हल्के से बेंजामिन को डांटने लगती है कि अगर तुम टूर्नामेंट में ऐसे ही खेलोगे तो हार जाओगे, एक और टूर्नामेंट में देख लेंगे, फिलहाल तुम जाओ। बेंजामिन रिक्वेस्ट करने लगता है, नहीं मैडम, एक और गेम खेलते हैं ना। तो शॉकिंगली इस बार इस गेम में बेंजामिन जीत जाता है। हेडमिस इसके गेम प्ले को देखकर शॉक में रहकर पूछने लगती है, तुम इतना अच्छा गेम प्ले खेलते हो तो हर बार मुझसे क्यों हारते हो। बेंजामिन कहने लगता है कि मैडम, मुझे आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है, माँ कभी भी हार नहीं सकती ना। मतलब यहाँ पर बेंजामिन का चेस गेम कुछ अलग ही लेवल का होता है। बेंजामिन के पास प्लान ए और प्लान बी नहीं, प्लान सी भी होता है। इसी बातों में पावर ऑफ हो जाता है, जिस वजह से बेंजामिन फटाफट से फ्रांसिस के पास जाकर इसको संभालने लगता है, क्योंकि फ्रांसिस को अंधेरे से बहुत ही डर होता है, इसको एक किस्म का फोबिया होता है। खैर उसके बाद हेडमिस का हस्बैंड बेंजामिन को लेकर टूर्नामेंट पर जाने लगता है। फ्रांसिस हेडमिस के पास ही रहता है। एक्चुअली ये हेडमिस भी बेंजामिन और फ्रांसिस को बहुत प्यार करती रहती है। खैर बेंजामिन टूर्नामेंट पर जाने के बाद फ्रांसिस के क्लास वाले हर रोज फ्रांसिस को तंग करने लगते हैं। बेचारा फ्रांसिस बहुत रोने लगता है। ये बात हेडमिस से भी शेयर नहीं करता। उसके बाद बेंजामिन कप के साथ वापस अपने स्कूल पर आता है, लेकिन फ्रांसिस अपने साथ जो हुआ ये सारी बातें बेंजामिन को नहीं बताता। इसके कुछ दिनों के बाद इनके क्लास को प्रैक्टिकल्स चलने लगते हैं। मतलब ट्विंस में कुछ लोग लैब पर जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिखने। तो इसी दरमियान में दो टीचर्स फ्रांसिस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि फ्रांसिस को एक अजीब का फोबिया है, अंधेरे से डरता है वो। अब इन दोनों टीचर्स की बातें बेंजामिन का क्लासमेट सुन लेता है, अपने दोस्तों में जाकर बता देता है। जब फ्रांसिस लैब में होता है तो इसका एक क्लासमेट क्लास की लाइट ऑफ कर देता है। अंधेरे को देखकर फ्रांसिस जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। जब तक बेंजामिन फ्रांसिस के पास आता, फ्रांसिस मर चुका होता है बेचारा। उसके बाद फ्रांसिस का फ्यूनरल कराया जाता है। बेंजामिन बेचारा बहुत फूट फूट के रोने लगता है। बेंजामिन 3 दिनों तक फ्रांसिस की कब्र के पास ही बैठा रहता है। काफी सारे लोग आकर इसको बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं जाता कहीं पर भी। उसके बाद एक मदर बेंजामिन की हालत को देखकर हेडमिस और उसके हस्बैंड के पास आकर कहने लगती है कि बेंजामिन यहाँ पर रहना अब उतना सही नहीं है, उसको हमेशा फ्रांसिस ही याद आता रहेगा। मैं बेंजामिन को अपने ऑर्फनेज पर ले जाऊंगी, माहौल बदलेगा तो अच्छा रहेगा। सो हेडमिस और उसका हस्बैंड उसी तरह से बेंजामिन को उस मदर के साथ भेज देते हैं। प्रेजेंट डे पर ये हेडमिस अरविंद से कहने लगती है कि वही मैंने लास्ट टाइम बेंजामिन को देखा। उसके बाद मैंने ये सुना कि कोई फैमिली आकर बेंजामिन को गोद ले लिया। अब पता नहीं हमारे स्कूल को फ्रांसिस का श्राप ही लगा था। इस घटना के बाद एक फायर एक्सीडेंट में हमारी स्कूल जल के राख हो गई। इसी सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए मेरे हस्बैंड बहुत दारू पी कर इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद अरविंद बाकी स्टूडेंट्स के डिटेल्स हासिल करके वहाँ से चला जाता है। संजना के घर पर जाता है। वही संजना जो अरविंद को प्रपोज किया, अरविंद को देखकर पूछने लगती है कि बताइए आपको कौन चाहिए। शॉकिंग बात यह है कि संजना नहीं बल्कि अंजना होती है, जुड़वा बहनें। संजना अपने घर में अरविंद को देखकर फटाफट से भागते हुए इसके गले लग जाती है। अरविंद कहने लगता है कि मैं यहाँ पर शादी की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और काम से आया हूँ, कुछ डिटेल्स चाहिए मुझे। इस तरह से इन दोनों को सारे डिटेल्स बताने लगता है और इसी तरह इन दोनों की जान को भी खतरा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को मनोहर के घर भेज देता है सेफ्टी के लिए।
क्लास में सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते हैं, धीरन और धीरज। उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन दोनों का पता ही नहीं मिलता। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस वालों को एक और जली हुई लाश मिलती है। कमिश्नर भी क्राइम स्पॉट पर आकर अरविंद को हल्के से डांटने लगता है। पूछने लगता है कि तुमको तो धीरन और धीरज नहीं मिले, तो उस किलर को कैसे मिल गए? अब ये कैसे पता करे कि मरा हुआ बंदा धीरन है या धीरज? अरविंद कहने लगता है, धीरन है सर। उस दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स 2 बैचेस में डिवाइड हो गए। एक बैच फिजिक्स लैब में गए, दूसरी बैच केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में ही वहाँ के स्टूडेंट्स लाइट ऑफ करने की वजह से फ्रांसिस की मौत हो गई। वो गम बेंजामिन बर्दाश्त नहीं कर पाया, सो ये बेंजामिन अपोजिट वालों को मार रहा है, मतलब जो फिजिक्स लैब में थे उनको मार रहा है, क्योंकि ये दर्द दूसरे भाई बहन को भी महसूस करे। आप मुझे बस एक लास्ट चांस दीजिए सर, मैं किलर के करीब हूँ। खैर इसी दरमियान में वो रंजीत होश में आता है, तो अरविंद फटाफट से रंजीत से मिलने के लिए जाता है। रंजीत कहने लगता है कि उस रात मेरा एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हुआ, मुझे एक फेक कॉल आया। मैं जाते समय मेरे बगल में एक ओल्ड ब्लैक मॉडल कार गुजरने लगी, उसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक और शॉकिंग बात यह है, उसी बंदे ने मुझे हॉस्पिटल पर पहुंचाया। अरविंद, मुझे लगता है कि वो किलर हमारे आसपास ही है, हमारी हर एक हरकत को जानता है, इसलिए मुझे सिर्फ जख्मी किया। उसके बाद वो हेडमिस दोबारा अरविंद को फोन करके कहने लगती है कि अरविंद, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हर साल फ्रांसिस के डेथ डे के दिन बेंजामिन फ्रांसिस की कब्र के पास आकर फ्लावर्स रखता है। कल फ्रांसिस का डेथ डे है, बेंजामिन जरूर आएगा। सो उसी रात अरविंद फटाफट से उस कब्र के पास जाकर छुपा रहता है, बेंजामिन का इंतजार करते हुए। तो शॉकिंगली थोड़ी देर के बाद बेंजामिन फ्लावर्स लेकर फ्रांसिस के कब्र के पास आता है, और ये बेंजामिन और कोई नहीं मनोहर होता है। जब अरविंद मनोहर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मनोहर फटाफट से अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। मनोहर के पास वही ब्लैक कलर की गाड़ी होती है जो रंजीत ने बताई थी। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद मनोहर अरविंद के हाथ से बच के भाग जाता है। उसके बाद अरविंद फटाफट से मनोहर के घर पर जाता है। शॉकिंगली मनोहर अपने घर पर ही होता है। एक्चुअली संजना और अंजना को बचाने के लिए अरविंद यहाँ पर आता है। घर के अंदर जाते ही मनोहर ने ऑलरेडी संजना और अंजना को बांध के रखा होता है। जब तक अरविंद को कुछ समझ में आता, मनोहर अरविंद के सर पे वार करके अंजना को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अरविंद और संजना मनोहर को तलाश करने लगते हैं। फाइनली अरविंद एक पुराने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाता है, क्योंकि मनोहर ने हर एक बंदे को यहीं पर बुलाया होता है। तो वो चीज याद करके अरविंद यहाँ पर आता है मनोहर की तलाश करते हुए। फाइनली अरविंद को मनोहर नजर आता है। जब इसको अरेस्ट करने ही वाला होता है, तो इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में अरविंद संजना को अपनी गन देते हुए कहने लगता है कि संजना, मनोहर अंजना को मारने के लिए लिफ्ट के जरिए से नीचे आ रहा है, तुम मनोहर को मार दो। तो लिफ्ट ओपन करते ही शॉकिंगली लिफ्ट में अंजना होती है, और संजना बिना देखे अंजना पर गोली चला देती है। मतलब लिफ्ट में मनोहर मौजूद नहीं होता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। थोड़ी देर पहले अरविंद और मनोहर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे ना, तो उस वक्त मनोहर अरविंद की छाती पर फ्रांसिस का नाम देखता है, जिसका मतलब अरविंद ही बेंजामिन है, इसकी जात का भरोसा मारे। उसके बाद अरविंद अंजना को लिफ्ट के जरिए से नीचे भेजकर संजना को गन देकर शूट करने के लिए कहा, तो बिना देखे ये बंदी शूट कर देती है, पागल लौड़ी ललित। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रंजीत आता है। थोड़ी बहुत अरविंद से फाइट करके इसको हिरासत में ले लेता है। उसके बाद रंजीत अरविंद से इंट्रोगेशन करते हुए कहने लगता है कि तुमने तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को उल्लू बनाया, बचपन में हुई घटना को अब जाके तुम बदला ले रहे हो। अरविंद कहने लगता है कि मेरा भाई भी बच्चा ही था, बिना फ्रांसिस के मैं अपनी जिंदगी गुजार नहीं पाया। फ्रांसिस को मारकर ये सारे लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन मैं फ्रांसिस को मिस करते ही आ रहा हूँ। मैंने सोच लिया नॉर्मली मैं उन लोगों को मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं पुलिस बना और यही चेन्नई में ट्रांसफर होकर आया। मेरे सारे क्लासमेट्स को ट्रैक करके उनका एड्रेस वगैरह हासिल कर लिया। सारे लोगों के डिटेल्स मिल गए, लेकिन संजना, अंजना, धीरन, धीरज के डिटेल्स नहीं मिले। मैंने सोचा इनके डिटेल्स स्कूल के रिकॉर्ड्स में ही मिलेंगे। सो पहले मैं अपने स्टेशन के आसपास ही एक हत्या कर दी ताकि ये केस मुझे मिले, लेकिन कमिश्नर ने ये केस तुम्हें दे दिया। सो सुधाकर के बारे में जानने से पहले मैंने तुम्हारा एक्शन करवाया, क्योंकि सुधाकर के पैर पर प्लेट लगी थी, उसके जरिए से तुम जरूर इस केस को क्रैक कर दोगे। तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं था, इसीलिए मैंने खुद तुमको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद ये केस मेरे हाथ लगा, जिसकी वजह से मेरा काम और आसान हो गया। इसी दरमियान में हेडमिस के पास जाकर स्कूल के रिकॉर्ड हासिल करके धीरन, धीरज के बारे में फाइंड आउट करके धीरन को मार दिया। इसी दरमियान में मुझे ये बात पता चली
कि तुम्हारा एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। सो इस केस को भटकाने के लिए मैंने इस केस में मनोहर को खींचा। मतलब अरविंद मनोहर को फोन करके उसके बेटे को मारने की धमकी देते हुए कुछ काम करने के लिए कहता है। जैसे वही फ्रांसिस के कब्र के पास जाकर फूल चढ़ाना, उसके बाद एक ब्लैक कार लेकर वहाँ से फरार होना। अंजना को मारने के लिए मैंने मनोहर का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे चेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। रंजीत को अरविंद पर कैसे शक हुआ ये अरविंद को बताने लगता है। मतलब कुछ दिनों पहले अरविंद रंजीत के घर पर आया था ना, वो ठीक होने के बाद उस वक्त रंजीत ने अरविंद का लेटर देखा। यही लेटर रंजीत ने उस रात देखा जिस रात इसका एक्सीडेंट हुआ था। सो बाद में रंजीत अरविंद के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने लगा, तो रंजीत को सारी बात समझ में आ गई कि इसका असली नाम अरविंद नहीं बल्कि बेंजामिन है, इसका भाई का नाम फ्रांसिस है। खैर सब कुछ होने के बाद रंजीत मनोहर को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने आकर सारे डिटेल्स बताने लगता है। उसके बाद धीरज पुलिस स्टेशन पर आता है, गलती से रंजीत और मनोहर से टकरा जाता है। शॉकिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले अरविंद ने कुछ चोरों को पकड़ा था ना, फाइनेंस कंपनी को लूटा था, तो उस गैंग का लीडर ही ये दोनों भाई होते हैं, धीरन और धीरज। धीरन जेल में होता है और धीरज अंडरग्राउंड हो चुका होता है। अरविंद मतलब वही बेंजामिन की न्यूज़ देखकर ये बाहर आता है। ये सब कुछ सुनने के बाद रंजीत और मनोहर फटाफट से जेल भागने लगते हैं, लेकिन उससे पहले अरविंद धीरन को मार चुका होता है। यहाँ पर अरविंद रंजीत को एक सच्चाई बताने लगता है कि मैंने तुमको जानबूझकर उस लेटर का क्लू दिया ताकि तुम मुझे पकड़ो, मैं जेल जाऊं और इस धीरन को मारूं। मतलब यही अरविंद का प्लान सी होता है। कहने लगता है कि जिस दिन फ्रांसिस मर गया उसी दिन बेंजामिन भी मर गया, लेकिन इन सारे लोगों को मारने के लिए मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मनोहर से कहने लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा दिल तुम्हारा है, मैंने तुमको डोनेट कर दिया। इस तरह से अरविंद कुछ गोलियां खाकर मर जाता है, वही गोलियां जो कुछ दिनों पहले एक केस में पकड़ा था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।